हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे क्लास 11 CBSE 2021-22 के लिए सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट में। ठीक, मैथ में सिलेबस है ये 2021-22 के लिए। ठीक, ये बेसिकली CBSE के पैटर्न में है और ये तो अब सबको पता है कि जो CBSE फॉलो करता है वही रूल सारे जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं और जो बोर्ड होते हैं वो सब फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हम इसे CBSE और प्लस यूपी कर सकते हैं कि लगभग सबका सिलेबस जो है सेम ही रहता है। ठीक, सबका सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। तो अब इसमें मैं अगर CBSE के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखो, मैथ जो है ये CBSE इसकी मैथ जो है दो पार्ट में इसको तुम कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो जो थ्योरेटिकल जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का मैथ में पेपर होगा और इसी में से एक इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट ये 20 मार्क्स का होता है। तो ये 20 मार्क्स तो स्कूल की तरफ से मिलता है, इसको छोड़ दो। अब ये बच्चा जो 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो उन 80 मार्क्स का हमें एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिलेबस में है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसको मैं रैप कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला जो हमारा इसका टॉपिक है मैथ का, सेट्स एंड फंक्शन। बेसिकली 5-6 पार्ट में ये कैटेगराइज है। पहला सेट्स एंड फंक्शन 23 मार्क्स का आता है, अलजेब्रा 30 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मार्क्स की है, कैलकुलस 5 मार्क्स का है और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की है और मैथमेटिकल रीजनिंग 2 मार्क्स की है। ठीक, ये पूरा हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज। अब देखो, सेट्स एंड फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें 3 चैप्टर आते हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये अगर बात करें हम ये सेट वाले की, तो ये क्या होता है ना, ये इजी चैप्टर होता है। इसमें बस कई सारे डेफिनेशंस आएंगी, फॉर्मूला आएंगे, उन सबको ध्यान में रखते जाओ और बाकी इसके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है रिलेशन एंड फंक्शन की। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन IIT में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 12th के बाद आते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये तुमको 12th में एक बार फिर से मिलेगा। यहाँ पे अभी थोड़ा सा लो लेवल का रहेगा और 12th वाला जो है वो हाई लेवल का रहेगा। ठीक, तो रिलेशन और फंक्शन में तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हारे पास दुनिया भर के तमाम तरह के फंक्शंस रहेंगे और उनके बारे में तुमको उनकी डोमेन, रेंज, कैसा फंक्शन का नेचर है, तरह तरह की चीज़ें वो तुमसे फाइंड करवाएगा। फिर इसके बाद तुम आओगे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब 10th क्लास में जो 11th में गया है 10th क्लास में तुम लोगों ने टेक्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा है ना। तो उसमें क्या होता था, दिए होते थे एक्सप्रेशन दिए होते थे और उनको सॉल्व करके कुछ प्रूफ करना होता था ना, तो वो एक तरह के टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन ही होते थे। अब उन्हीं से जितने फॉर्मूले तुम टेक्नोमेट्री के 10th में यूज किए हो उनको मिला के और उनसे कुछ अपडेटेड मतलब आगे के फॉर्मूले सारे तुमको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। ठीक, तो ये बात हो गई सेट्स ऑन फंक्शन की। इसमें ये वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है ये ध्यान से पढ़ना। फिर उसके बाद बारी आती अलजेब्रा की। अलजेब्रा भी तुम लोग 10th में पढ़े होगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा क्या क्या आया है, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, मैं हर चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए दे रहा हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, तुम दुनिया के कोई भी फॉर्मूले यूज़ करते हो ना, जैसे मान लो ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक, दुनिया में 1000 फॉर्मूले होते हैं ना, मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, इन फॉर्मूले को कोई ना कोई प्रूफ होगा ना।
तो ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, जैसे ये AP होती है सीरीज का सम का, तो उसका फॉर्मूला होता है ना 2a + n-1 × d। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, तुम याद करके क्वेश्चन में यूज कर लेते हो, वो ठीक है। तो इन मैथ के जितने भी फार्मूले होते हैं उनको प्रूफ करने के लिए एक मेथड होता है, उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी आसान होता है, बस अगर समझ गए तो सारा जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे सारे एक प्रोसीजर से होते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो तुम बस अभी इतना समझो कि मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू क्या होता है कि मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको प्रूफ करने का ये एक तरीके के मेथड होता है। ठीक, ये पहले चैप्टर की बात हो गई। फिर उसके बाद दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो नंबर सिस्टम में जब डिस्कस कराया था इसके पहले नंबर सिस्टम, तो उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, क्यों इसका यूज किया गया, तो ये सारी चीज़ें मैं बताया था ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा कि ये जो A + IB फॉर्म की जो नंबर्स होती हैं उन्हीं को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इस तरह की नंबर्स को हैंडल करना, इनको सम तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना इस चैप्टर में हमको बताया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है IIT या आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग 10th में भी पढ़े होगे। जितना तुमने 10th में पढ़ा है उसी के आगे थोड़ा सा लेवल अप करके आगे कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी, अगला चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे अभी तुम 10th में तुमको कोई फॉर्मूला वो सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करना होता था, ये 5 ये है, तो ये यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, तो ये इसके इक्वल है। अब तुमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा कि ये इसके इनइक्वल रहेगा, ये ऐसे या इससे थोड़ा सा छोटा हो सकता है, या तो ऐसे इससे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये बड़ा ग्रेटर लेस देन या इक्वल हो सकता है। तो ये कई सारे इस तरह की इनइक्वालिटी रहेंगी, उसको तुमको इक्वेशन में सॉल्व करना होगा। ठीक, फिर उसके बाद ये तो आसान चैप्टर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर होता है। इसमें इसको सॉल्व करने से दिमाग का डेवलपमेंट होता है। इसे मार्क्स 1-2 मार्क्स से ही आएंगे क्वेश्चन, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वजह से कि लॉजिकल हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये सारे इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। फिर उसके बाद सीरीज में जैसे AP, GP, HP, यही बेसिकली 3 सीरीज होती हैं। इसके बाद थोड़ा सा और कुछ स्पेशल सीरीज मिलेंगी, लेकिन तुम इस चैप्टर में मेनली यही 3 सीरीज तुमको पढ़ना होगा। ठीक, तो ये सारे तुम्हारे अलजेब्रा के पार्ट हो गए। ये कितने मार्क्स आएगा, 30 मार्क्स। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें सबसे ठीक ठाक तुमको ये वाला चैप्टर मिलेगा। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसके बाद बारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब देखो ज्योमेट्री में क्या होगा, ज्योमेट्री में तुम्हारे 3 चैप्टर हैं, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, 3 चैप्टर हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन जैसे ये होती है ना, तो इसके बारे में तुमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, बीच की डिस्टेंस, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन, मतलब तरह तरह की चीज़ें इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद कॉनिक सेक्शन ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, ये तुम 10th में है, इसके पहले कभी नहीं पढ़े हो। तो कॉनिक सेक्शन जो होता है इसमें 3-4 तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे पैराबोला होता है, ठीक, पैराबोला होता है। फिर इसके बाद एक एलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 मेनली इसमें ज्योमेट्री होती हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। इन सारों के बहुत सारे कुछ, जैसे सेंटर की क्या होगा इसका, तो ये सारी चीज़ें इसमें तरह तरह के ऑपरेशन तुमको यहाँ पे पढ़ना होगा। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये 3 इसमें कॉनिक सेक्शन के अंदर आएंगे। फिर इसके बाद 3D ज्योमेट्री। तो 3D में क्या होगा कि अभी तक जो तुम 10th में या इसके पहले जो पढ़े हो, तो तुमको क्या कोऑर्डिनेट अगर दिखते थे कहीं, तो ये 2D के मिलते थे ना,
एक्स वाई केवल 2 प्लेन होते थे, लेकिन अब 3D में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुमको 2, 4, 5 यहाँ पे जेड एक्सिस भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो जेड एक्सिस भी आ जाएगा तो तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब तुमको इसमें 3 कोऑर्डिनेट को हैंडल करके सारे ऑपरेशन, जो जैसे बीच की डिस्टेंस निकालना, तरह तरह के ऑपरेशन करते थे ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से देखा जाएगा। जो काम तुम 2D में करते थे, अब यहाँ पे तुमको 2 कोऑर्डिनेट यूज होता था, अब 3D में क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट से हेल्प करके जो जो तुम वहाँ पे पढ़े हो, बीच की डिस्टेंस, तरह तरह की चीज़ें, वो सब यहाँ पे तुमको अब करना होगा। ठीक, उसके बाद ये कैलकुलस देखो यहाँ पे दे दिया है 11th में, लेकिन इसका जो मेन है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th में, ये 11th का टॉपिक है ही नहीं, मेनली ये 12th में आता है। 12th में पूरा एक बुक इस पे है। तो कैलकुलस में तुम्हारे में केवल अभी एक छोटा सा चैप्टर दिया है, लिमिट और डेरिवेटिव का भी बेसिक है, और इसका जो हाई लेवल है वो तुमको 12th में मिलेगा। तो लिमिट का क्या है, इसमें भी ज़्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूले कुछ हैं और कुछ रूल्स हैं, उनको ध्यान में रख के आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डेरिवेटिव वाला जो होता है, इसमें मेन सबसे मेन फार्मूला ही होता है। कैलकुलस में, पूरे कैलकुलस में सबसे मेन तुमको फार्मूला ही बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव में फार्मूला तुम याद करके इसको आसानी से समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ खास वो नहीं रहता है। ठीक, इसके बाद फिर बारी आती स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये स्टैटिक्स तो सब 10th में आई थी ना, स्टैटिक्स 10th में आई थी, तो उसी का थोड़ा सा हाई लेवल अप करके क्वेश्चन इसमें है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है, स्टैटिक्स वही है। उसके बाद बारी आती प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी भी 10th क्लास में पढ़े थे, तो 10th क्लास में जहाँ से ख़त्म किए थे तुम, उसके आगे से तुमको 11th में स्टार्ट करना है। अब सबको पता है, 10th में एक बार पढ़ चुके हो, तो ये वाला चैप्टर जो है, इसके क्वेश्चन लॉजिकल हैं। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, कैसे भी कुछ भी किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वो पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस से ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। फिर उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग। अब देखो ये नाम से ही क्लियर है, रीजनिंग। अब जहाँ रीजनिंग का नाम आ जाता है तो वहाँ क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस वहाँ पे अपने दिमाग का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिमाग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये वाला टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग होगा। ज़्यादा मार्क्स का नहीं, केवल 2 मार्क्स का आता है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तुमको एजम्पशन रहेगा, एजम्पशन दिया रहेगा, और उसके बाद से फिर उसमें कई सारे तुमको इफ़ एंड ओनली इफ़ कई सारे ऑपरेशन रहेंगे, उसको तुमको परफॉर्म करके, लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं, उन्हीं सबको आगे सॉल्व करके, कई सारे ऑपरेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल बनती है, उसके बेसिस पे इसमें क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा सिलेबस के बारे में। अब हम स्टार्टिंग से सेट से स्टार्ट करेंगे, सेट, रिलेशन। फिर उसके बाद जो ये लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो गया था, यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये वाला लिमिट एंड डेरिवेटिव हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी हो गया, तो वो स्टार्ट पहले कर देंगे। ठीक, तो अब हम एक एक करके स्टार्टिंग से देखेंगे। थैंक यू।